अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत से? और इस्लाम हमजा कैसे हैं? सही ठाक है, अल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला है हमारे इस टॉक के लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था वेलकम है। कि गाड़ियों के रिव्यूज़ के अलावा कोई एक इस तरह की वीडियो सीरीज शुरू करें जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन करें। आई नो इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, मोस्ट पीपल लाइक टू सी फ्लैशी कार्स एंड स्टंट्स एंड व्हाट नॉट, बट आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो चाहते हैं थोड़ा सा सीखना। एंड हु बेटर आपसे कि जिनसे लोग सीखें। मैं तो आपसे बहुत सीखता रहता हूँ, बट ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ भी अपनी नॉलेज थोड़ी शेयर करें। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक थैंक यू। जो सोचा था वो ये था कि चूंकि ईवो पे मैंने वीडियो की थी, तो आई थॉट कि ईवो के इंजन से ही हम शुरू करें। सो द 4G63, तो थोड़ा सा आप 4G63 की ब्रीफ सी हिस्ट्री दे दें लोगों के लिए जिनको पता नहीं 4G63 कब आया, कैसे आया, क्यों आया। जनरल ये था कि 4G मींस 4 सिलेंडर्स जी सीरीज ब्लॉक। ठीक है। 80s के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम मित्सुबिशी ने शुरू किया कि एक इंजन होना चाहिए परफॉर्मेंस लाइन के अंदर। तो वो बिल्कुल उन्होंने ठीक। एक ब्लॉक डिजाइन किया जो बेसिकली डीजल भी बने पेट्रोल बने। हम पेट्रोल पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फर्स्ट जनरेशन 4G जिनको 1G कहते हैं वो हम्म। 6 बोल्ट क्रैंक बोल्ट्स के साथ थे। फ्लाई जो था वो 6 बोल्ट के साथ टाइट होता था ठीक है। क्रैंक के ऊपर। ठीक है। और इट वाज अ वेरी रोबस्ट मोटर। इट वाज ठीक है। ओवर इंजीनियर्ड टिल एक्सट्रीम। इट वाज ओल्ड डिजाइन यानी लो ऑन कंप्रेशन फॉर हाई बूस्ट एप्लीकेशंस जिसके लिए बेसिकली उस वक्त के अंदर उस लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स मास प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं थे। ना बिल्कुल टर्बो ठीक। चार्जर टेक्नोलॉजी इतने छोटे इंजन को इतनी ज्यादा पावर देने के लिए अप टू पार थी। तो ठीक है। इतना कोई वो ज्यादा मशहूर नहीं हुआ, लेकिन एज इन द 90s जी। जब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इंडस्ट्री ने टेक ओवर किया तो एट with almost no bolt-ons, it was capable of producing around 2 to 3 times its power with rudimentary electronics and very bad turbochargers. ठीक है। ठीक है, समझ So गया। it was a great success. लेकिन उसका कॉम्प्रोमाइज ये था कि वो थोड़ा डिफाइंड नहीं था। ओवर ठीक है। इंजीनियर था लेकिन डिफाइंड नहीं था। टर्बोचार्जर्स क्योंकि पुराने थे, लैगी बहुत था, ज्यादा देर हाई आरपीएम सस्टेन नहीं कर सकता था, क्रैंकेस वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स थे। ठीक है। पोर्ट्स बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने 2G हेड के अंदर वो काफी चीजें यानी उनको डिजाइन से फेज आउट किया और नया हेड बनाया जो बेसिकली अच्छा। वो 8 तक सेम पोर्ट डिजाइन कैरी ऑन करता गया। ठीक है, ये ईवो डीएसएम तो वो अमेरिकन वो है ना, तो इधर तो लोगों को समझ मैं नहीं। जो 2G की बात हो रही है ये बेसिकली ईवो 1 2 3 की बात हो। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। ये 7 बोल्ट क्रैंक थी जो 4G63 आखिरी वर्जन तक तकरीबन सेम रही विद माइनर ट्विक्स एंड चेंजेस। ओरिएंटेशन इंजन की ठीक। चेंज हो गई, थ्रस्ट वॉट बेयरिंग डिजाइन चेंज किया, लेकिन ठीक। बेसिक क्रैंक, बोर टू स्ट्रोक रेशो, रॉड टू बोर रेशो, बोर सेपरेशन, सब चीजें एक ही रही, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई। मतलब क्रैंक कैमशाफ्ट के वेंटिलेशन को एंगल। जी। क्रैंक शाफ्ट तकरीबन 90% वो ही रही, कोई फर्क नहीं आया। ट्रिगर कैमशाफ्ट। पैटर्न भी वही रहा। हम्म। कैम शाफ्ट भी वैसी ही रही, सिर्फ बाद में हल्की हो गई, हॉलो हो गई, सब कुछ हो गया। कैस जो था वो क्रैक कैम एंगल सेंसर या क्रैक एंगल सेंसर जो भी जी। थे वो सिंगल इंटीग्रेटेड थे इन सिंगल हाउसिंग लाइक अ निसान ऑन ठीक अ है। कैम। ठीक है। वन चीज बेसिकली वो 1 2 3 और डीएसएम सारे के सारे, ठीक है। जो कि बाद में जो 4G इंजन जिसको आप हम कहते हैं 4G इंजन, जो बेसिकली 7 बोल्ट की ही डेवलपमेंट थी, जब उन्होंने उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया और उसके ब्लॉक के अंदर वेंटिलेशन होल्स काफी ज्यादा बढ़ा दी, जिससे क्रैंक वाइंड अप और ब्रीदिंग इंजन की बहुत बेहतर हो गई। दे कुड गेट अवे विद रनिंग लूजर टॉलरेंसेस ठीक है। विद लो टेंशन रिंग्स, जो 90s के एंड में 2000s के अंदर नई टेक्नोलॉजीज आई उनको इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब सो ये इट उसका वाज क्या, उसका कहते हैं कि खोलते हैं तो थ्रस्ट और बेरिंग्स पे वो आया होता है, यानी लगता है कि क्रैंक वॉक हुई हुई है, ये कौन सी वाली जनरेशन में इशू है? यार इट डिपेंड्स
what kind of a clutch you are using. अच्छा ठीक है ये 1G के अंदर सबसे ज्यादा था कि उसके अंदर इंटीग्रेटेड थ्रस्ट वॉशर्स थी, ठीक है जो बेसिकली कैरी ओवर था 1G इंजन के अंदर। 1G के अंदर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आया विद द सेम थ्रस्ट वॉशर डिजाइन। ठीक है लेकिन ये Evo 4 तक, एंड Evo 4 was the worst of them. अच्छा ठीक है That is why the Evo 4 was the first G4 engine ठीक है जिसके अंदर ये सब चीजें मित्सुबिशी ने काउंटर की, और देन दे फेस्ड इट आउट नेक्स्ट ईयर इन द Evo 5। Evo 5 के पहले कुछ महीनों के अंदर जो इंजन आए वो सेम थे एज Evo 4, बट after that in the mid life of Evo 5 they changed it to the newer design which carried on till the end of the production। ठीक है तो हम लेकिन जी मेरे कोई खास कभी भी इस तरह का, मे बी आई हैव बीन बिल्डिंग इंजन्स फॉर द लास्ट 22-24 years now। बिल्कुल जी तो मेरे पास सिर्फ 2 फेलियर नजर आए मुझे, और वो दोनों आई कुड just single them out because of too high pressure a clutch plate and people sitting on the clutch in traffic for a very long time। अच्छा ठीक So लेकिन वैसे it's not a big deal। ठीक है तो यूजली अब पाकिस्तान में तो Evo 4 से आगे ही हैं, मतलब 1 2 3 तो बहुत ही कम है, तो उन इंजन्स का तो हमें इतनी उसकी टेंशन नहीं। तो 4 के बाद से जो है कोई भी Evo का ब्लॉक हो और किसी भी जनरेशन का हेड हो, ऑब्वियसली इंटरचेंजेबल तो हैं, बट उनमें से कोई भी अगर आप बिल्ड करना चाहें तो कोई फंडामेंटल डिजाइन फ्लॉज नहीं है, मतलब आप कोई भी उसमें से बिल्ड कर लें तो कोई इशू नहीं है, या फिर वो ऑयल स्क्विटर का इशू और ये और वो। बिल्ट इंजन में ऑयल स्क्विटर का कोई इशू नहीं होता क्योंकि फोर्स्ड ऑयलिंग होती है इन फोर्थ पिस्टन्स पिनों की, जो बेसिकली स्प्लैश से बोर के ऊपर ऑयल आया होता है वो स्क्रैपर रेंज के थ्रू पिस्टन के अंदर जाता है और फिर वो पिन ऑयलिंग करता है। तो स्क्विटर्स की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती बिल्ड इंजन में। ठीक है सो दूसरा क्वेश्चन क्या था? मतलब क्वेश्चन ये था कि किसी के पास अगर Evo 5 है, लेट्स से उसने अभी कन्वर्ट की है, हाँ फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर कोई ऐसा मेन डिफरेंस नहीं है। Evo 4 के अंदर वाटर चैनलिंग जो थी वो रिवाइज्ड हुई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन रिवाइज हुई, लेकिन फर्क आया नहीं आया ये अभी भी डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि कभी भी इनसे प्रीवियस इंजन Evo 7 एंड बिलो के अंदर भी कभी भी ओवरहीटिंग या हॉटस्पॉट्स बोर के अंदर डेवलप होने का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा आप हमारे नॉर्मल फ्यूल पे 97 रॉन पे एक स्टॉक Evo इंजन यूज्ड अब काफी हो चुके हैं, एक अनओपन इंजन की मैं बात कर रहा हूँ या स्टॉक स्पेक्स पे बिल्ड हुआ हुआ, उसकी क्या पावर लिमिट आप करेंगे रिलायबल कि लोगों को पता हो कि इससे ऊपर हम जाएंगे तो देन वी नीड टू बिल्ड इट, पाकिस्तान में रहते हुए? हमजा ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इट इज मतलब नॉट all out power which is going to make it unless you're talking 600 plus horsepower or something। वो तो ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आज से यानी अगर 10 साल पहले मैं कोई Evo ट्यून कर रहा होता तो मैं कहता कि यार तुम बिल्ड क्यों कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी इस किस्म की थी कि लैग वर्सेस पावर का इक्वेशन बहुत बुरी थी। लैग आता था, इंजन जब तक पावर और पीक टॉर्क में आता था वो इतना ज्यादा तेज घूम रहा होता था कि लोड बहुत थोड़ी देर तक रॉड पर रहता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। नए टर्बोचार्जर्स, जो हाइब्रिड टर्बोचार्जर्स बेस्ड अराउंड स्टॉक या बहुत छोटे टर्बोचार्जर्स विद बिलिट व्हील्स एंड न्यू टर्बाइन टेक्नोलॉजी, दे कूल रियली क्विकली। ठीक है, उस वक्त पीक टॉर्क जो फॉर एग्जांपल 10 साल पहले 6000 आरपीएम के आसपास था, देख रहा हूँ कि वो 4000 4,500। आपने रॉडें तो देखी होंगी Evo की, कोई इतनी रोबस्ट रॉड नहीं होती टू बिगिन विद। बिल्कुल। तो बेसिकली आरपीएम स्पूल अप पीक टॉर्क रेशियो अगर आपका खराब है तो आई वुड से कि 350 हॉर्स पावर इज व्हील हॉर्स पावर, सो यू आर टॉकिंग अबाउट 450 क्रैंकशाफ्ट हॉर्स पावर का लिमिट। तो आप बेसिक कह रहे हैं किसी का Evo है तो वो मतलब इनटेक, डाउन पाइप, एग्जॉस्ट और कैम्स वगैरह डाल के अच्छा ट्यून करके, so maybe even a small frame turbo या Evo 9 का turbo, that's about the limit which should be reached stock पे reliably। Yes, exactly, which you can drive day in day out. Otherwise you'll survive for a couple of months, maybe couple of runs, but it's a ticking time bomb। वो तो है ना कि it will go, it's just a matter of when, कि भाई कब उड़ना है उसमें है, borrowed time पे चल रहा है। अच्छा
डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि बड़े लोग पूछते हैं कि बस ईवो का शुरू करते हैं बिल्ड, तो वो कहते हैं जी ये बैलेंस शाफ्ट निकाल के बाहर मारो। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस लेवल तक बैलेंस शाफ्ट रहनी चाहिए, किस लेवल पे निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए? आपका ओपिनियन इस पे क्या है बैलेंस शाफ्ट के बारे में? यार ये वो ये कि टर्बोचार्जर किस किस्म का है, पीक पावर कितने आरपीएम, एनीथिंग अबव 8000 आरपीएम इफ यू आर टारगेटिंग देन यू शुड रिमूव द बैलेंस शाफ्ट्स, not because they are a problem, because you will need extra oil pressure to sustain that those RPMs. अच्छा ठीक है, समझ गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। वहां से आ जाएगा जो बैलेंस शाफ्ट्स को ऑयल जा रहा है वो आप बाकी जगह यूटिलाइज करेंगे। दूसरा ये है कि जो छोटी टाइमिंग बेल्ट है इतने आरपीएम्स पर इतनी विंडेज क्रिएट करती है कि उस पर इतना स्ट्रेस आता है कि उसके टूटने और स्नैप के काफी चांसेस है, और जब छोटी टाइमिंग बेल्ट टूटती है तो वो क्रैंक पुशिंग सेंसर और उसका ट्रिगर साथ ही लेके जाती है। हाँ बिल्कुल So ठीक it's है। just a pain in the neck. Keep it simple, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब फॉर but पी जी, not for stockish. स्टॉकिश गाड़ी पे नहीं। डॉक्टर साहब को आवाज आ रही? नहीं, हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि फॉर पीपल वांटिंग more cc's in their evos for whatever reason, for street driving या for low end torque or whatever, so would you recommend कि 4G63 के ब्लॉक को स्ट्रोक किया जाए 2.3 पे 2.2 जिसका जो दिल है, या फिर 2.4 4G64 के ब्लॉक भी इसमें के सीरीज की तरह नीचे लग जाते हैं, वो किया जाए? उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं थोड़े से? यार for capacity build I like the 4GT4 much better than the GT3. एक तो छूटते साथ 2.4 लीटर कैपेसिटी हो जाती है, और बट यू हैव टू बिल्ड इट, यू कैन नॉट रन इट एज इट इज। सो मतलब कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट इज a day and a night of difference for the torque and bottom end. ठीक है If anybody is running the CT9A frame यानी 7 onwards, जी, तो वो 200 kg 250 kg भारी गाड़ी है which needs the capacity of boost, which बिल्कुल ठीक, makes the car move without going into boost. So बिल्कुल it ठीक। becomes much livelier and nicely driving car in traffic or slow moving traffic या hill climbing वाली जगह या इस तरह, तो बट it if a makes a big difference. if a 4G64 is done right the first time, तो उसमें कोई रिलायबिलिटी इश्यूज नहीं है? मतलब कि लोग डरते हैं ना यार वो ब्लॉक किसी और गाड़ी का है, ये है वो है, वाटर पंप करना है फलाना करना है। वाटर पंप अगर यू नो व्हाट यू आर डूइंग और किस जी वही जनरेशन कर, का पोजीशन डायरेक्ट लग जाता है, और आई हैव मैंने यानी सालों हो गए कभी मेरे पास रिफ्रेश होने भी नहीं आया वापस यार। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अब हमने बेसिक बातें कर ली, अब थोड़ी हाई लेवल 4G63 की एक दो सवाल है आपसे। ये बताएं कि 4G63 व्हेन गोइंग ऑल आउट मीनिंग कि मतलब 4 फिगर्स प्लस, सो 4G63 में हेड लिफ्ट का कब आपके ख्याल से इशू आता है? मतलब अगर यार ओरिंग वगैरह नहीं हुआ हुआ। दैट पावर लेवल एवरीथिंग इज अ सर्विस आइटम, एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, चांद रन है एक 4 सिलेंडर से, हम बात कर रहे हैं मोर देन 300 हॉर्स पावर पर सिलेंडर बिल्कुल ठीक इस है। वक्त। सो इस जब 300 हॉर्स पावर एक सिलेंडर से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सिर्फ 4 बोल्ट्स ने होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल तो वो एक हद तक ही होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो अगर इस तरह का कोई सीरियस बिल्ड हो रहा हो तो उसको हाफ इंच स्टड्स कम से कम अपग्रेड करने चाहिए, वो भी नए वाले 625 प्लस पर। ठीक है। हाफ एंड स्टड्स के फायरिंग लिए हाफ एंड स्टड्स के साथ मशीनिंग करनी। मशीनिंग करनी पड़ती, ठीक है। और डॉक्टर साहब अगर क्या कहते हैं उस लेवल पे जा रहे हैं, सो आपकी अगर पर्सनल अपनी बिल्ड हो तो वुड यू गो विद द डॉग बॉक्स ऑन एन ईवो और अ सीक्वेंशियल गियर बॉक्स यार फॉर डॉग तो फॉर अ सिर्फ ड्रैग कार? एंगेजमेंट है ना, यानी यानी डॉग के सिक्वेंशियल डॉग के बगैर नहीं हो सकता। डॉग जो है वो एज पैटर्न और सिक्वेंशियल दोनों हो सकता है। सो एट अ हाँ मिनिमम डॉग चाहिए। ठीक है। लोग बहुत अच्छा टाइम एज पैटर्न डॉग बॉक्सेस के साथ भी लगा लेते हैं। सिक्वेंशियल इज जस्ट इफ द बजट अलाउज एंड यू हैव डीप पॉकेट्स। नहीं, जो वो सबसे तेज वो डीएसएम्स है, वो ग्रेगरी वाली और वो जो रेड डीमन है, वो तो एज पैटर्न डॉग बॉक्स चला रहे हैं 4 स्पीड। वो तो कोई जी जी, मैं फैंसी। वही कह रहा हूँ। जी फैंसी चीज ये तो सिर्फ है कि पैसे बहुत ज्यादा हो तो फिर आप फैंसी चीज चला सकते हैं, लेकिन एज पैटर्न डॉग बॉक्स विल कट द केक। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर साहब ये जो ईवो की
ट्रांसमिशन और ट्रांसफर केस और डिफ की नॉट रूमर्स हैं, बट लोग डरते हैं कि यार ईवो ट्रांसफर केस तोड़ती है, 400 व्हील के बाद 6 स्पीड गियर तोड़ती है, गलत लॉन्च करो डिफ तोड़ती है। ये मेरे से तो आज तक कोई ऐसा चीजें नहीं टूटी। मतलब ऑब्वियसली लोगों को प्री लोड ड्राइव लाइन करनी नहीं आती लॉन्च करते हुए कि 4 व्हील गाड़ी को कैसे लॉन्च करना है, तो उसमें अगर वो 300 व्हील पर ट्रांसफर केस तोड़ रहे हैं तो उसमें तो आई थिंक ड्राइवर की गलती है। बट आपके ख्याल से कोई लिमिट्स हैं इन पार्ट्स की? मतलब मोटा मोटा आई नो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेट क्या है, टायर क्या है, रोड क्या है, व्हील हॉप क्या है, बट यूजली तो ये चीजें ओवर बिल्ट ही है ईवो की। I think they are much, जितनी भी पावर इंजन से बना जाए, इन्फिनिटी से आए एंड यू वांट टू साइड स्टेप द क्लच at full boost and full power level and then जी try to do a power shift at like 600 plus evo. If you don't respect it, it's going to bite you back. Simple. ठीक है। नहीं तो इसमें ये है कि ये जो 5-6 वाले ट्रांसफर केस थे ये CT9A वालों से ज्यादा तगड़े हैं, ये वैसे ही है, मिथ है? नहीं, कोई ऐसी मिथ है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से CT9A वाले ट्रांसमिशन ज्यादा रिफाइंड है, ट्रिपल सीक्रो है, things like that, but the gear themselves, the input shafts, output shafts, diff tubes are all the same. Does not make a difference. ठीक है। और ये जो 6 स्पीड गियर है ईवो 8 वाला 9 वाला, इसका है इशू कि जी थर्ड गियर टूट जाता है ज्यादा पावर पे, मतलब 500-600 पे यार सब 5 मैंने स्पीड डाल देते पहले, हैं। जब ये हमारे पास आई थी Evos in 2006 जी onwards, बिल्कुल। तो we were after couple of years we were pushing 500, और इनमें ऐसे ही से था। एक दो Evos अभी भी हमारे पास कराची में जो अभी तक सेम पावर लेवल खींच रहे हैं अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री ट्रांसमिशंस पर, 40-50 किलोमीटर चल गए। एंड आई जस्ट डायनोड वन लाइक अ मंथ बैक at 525 wheel horsepower with the stock factory 6 speed transmission, no issue. चल रहा मेरे से तो नहीं टूटा, हमने सिर्फ हेयर से पे 5 स्पीड लोगों ने शिफ्ट कर दिए कि पहली 5 स्पीड डाल दिए, बट आई डोंट नो 6 स्पीड I ड्राइव think the मच 6 बेटर। speed, मुझे तो ओवरऑल 6 स्पीड एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन लगा, हाईवे क्रूजिंग, इवन सिटी क्रूजिंग के लिए गियर रेशो ज्यादा मैच है, और 6 स्पीड का एडवांटेज ऑन अ लॉन्ग टूर। लाइक अभी मैं कुंडली भी होके आया, तो आई बिल्कुल। कंज्यूम लाइक 30-35 liters less than everybody else. मैंने आपकी वो देखी थी। हाँ तो वो 6 स्पीड के एडवांटेजेस तो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हेलो। जी जी। अच्छा ECUs की जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, उसमें किस लेवल के बाद ईवो का स्टॉक ECU में, अब बड़े फ्लैश हैं वो टेफ्रा मॉड V7 ड्यूल स्विचिंग मैप, बहुत कुछ लोगों ने कर दिया स्टॉक ECU में, बट किस लेवल के बाद आप कहेंगे कि यार AEM इन्फिनिटी या लिंक पे या हेलटेक पे आ जाओ? ऑब्वियसली टॉप एंड लेवल पे तो फिर उसके फर्क ECUs है, मोटेक्स भी है, लिंक के भी बहुत अच्छे वाले हैं, हेलटेक के भी अच्छे वाले हैं, बट बेसिक स्टैंड अलोन आप किस लेवल के बाद रिकमेंड करेंगे कि यार स्टैंड अलोन होना चाहिए इस लेवल के बाद? यार AEM EMS की अगर बात करें तो वो 2002 या 3 के अंदर V2 लॉन्च हुआ था, या 4 के अंदर मेरे ख्याल से। नहीं मैं कह रहा हूँ तो इन्फिनिटी अगर वगैरह आप, अगर मैं कोई। तुझे कहूँगा 2004 का अगर तू फोन में तुझे दूं तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा तो नहीं लगे। So it's the same thing. हाँ So it's the same thing with the ECUs. Unless कि स्टॉक ECU पर स्पीड डेंसिटी टेट्रा मॉड ना की जाए, तब तक उसको फ्लैश करने का कोई फायदा नहीं। और बेसिक फ्लैशिंग के अंदर बहुत सारे अभी भी पैरामीटर्स ऐसे हैं जो फुली अंडरस्टूड या ओपन नहीं हुआ। आई एम श्योर तूने ये टैट्रिक्स केबल के थ्रू देखा ही होगा कि जी। बहुत सारी चीजें अभी भी अनडिफाइंड ही होती हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन वो है तो सही ना अपनी जगह पर। हाँ है तो सही। So if you want good life and good control over things, so I think it's one of the first mods in an Evo, even full bolt-on Evo के अंदर। नहीं दैट स्टैंड अलोन ECU इज द फर्स्ट मॉड या इसका स्टॉक ECU? जी जी, स्टैंड अलोन। देखो I would recommend कि अगर बोल्ट-ऑन सिंपल बोल्ट-ऑन्स में जाना है तो do not tinker with the ECU at all, एंड स्पेशली इफ यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग, कि भाई खुद ही what you're ट्यून doing। अगर कर रहे हो फिर तो Absolutely। स्टैंड अलोन इज आस्किंग फॉर ट्रबल। Even flashing is asking for big हाँ trouble, even bigger I हाँ, think। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे लोगों को सीखने का शौक तो है ना, बेचारे किस तरह सीखेंगे? कस्टमर्स की गाड़ियों पे सीख रहे हैं अभी भी। सीखने का शौक है तो अपनी गाड़ी पर सीखें यार। हाँ हमने ये भी मैं कहता हूँ, अपनी गाड़ी पर सीखा था। हाँ, अपनी सीखे तो अपनी गाड़ी उड़ाएं फिर then कर लें बाद में।
लेकिन बहुत इजी है ना यार, कि अगर एक बंदे के पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है और वो ये सब कुछ कर चुका है, तो आप अपनी 15-20 लाख रुपए जिस गाड़ी पर खर्च हुए हुए हैं उस पर क्यों आप 15-20 हजार रुपए 50 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? वाई? आप आई उसी से एग्री। जाके सीख लो, पैसे देके चलो, हाँ। सिंपल। और अगर तो अगर पाकिस्तान में किसी कोई ने ये काम, ट्यूनर नहीं पसंद, तो बाहर से आजकल रिमोट ट्यूनर कम बैठे हुए हैं, पत्थर उठाओ रिमोट ट्यूनर बैठा हुआ है बाहर। अगर ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी ट्यूनर्स पे या किसी को, तो करा ले बाहर से, बट खुद तो ना ही करे तो बेहतर है। बिल्कुल। और बाहर वाले ट्यूनर्स पर भी तो यार बात ये है कि अनलेस दे डोंट हैव अ नेम और somebody already has done work with them and is satisfied, I don't think कि $100 बचाने चाहिए एक रिमोट ट्यूनर पर भी। वो आई भी एग्री। फिर अच्छा वाला ही हायर कर लो, ताकि एटलीस्ट यू नो व्हाट यू गेटिंग। सही बात है डॉक्टर पीपल साहब, ट्राई बिल्कुल। टू कट, और आखिरी आखिरी हजारों डॉलर का सामान मंगा के आखिरी $200 जो बचाने की कोशिश है, ये एक बहुत बुरा आइडिया। डॉक्टर साहब, आई लोग नेवर रिकमेंड। महंगे से महंगा क्लच डाल देंगे जिसकी जरूरत नहीं है उस पावर के लिए, इंटरकूलर जिसकी उस पावर के लिए जरूरत नहीं, हर चीज महंगी से महंगी डालेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यार कोई अच्छा सेंसर ले लो, अच्छी वायरिंग हार्नेस ले लो, अच्छा ये बंदे से ट्यून करा लो, उस पर पैसे बचा लेंगे। वो नहीं यार, पागल है, $500 किसी को दे दें ट्यूनिंग के, हमने उसने तो आधे घंटे में ट्यून की है, उसको क्यों दें 500? मतलब वो है दूसरा, हम। मैंने एक हम्म। ट्रेंड, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, एक जी जी। ट्रेंड मैंने ये देखा है कि मैंने सोचा कि मैं ये मॉडलिस्ट करूं और मैं ये बना दूं। हम्म। यार, आप एक पावर गोल्स और अपने परफॉर्मेंस गोल्स आप सोच सकते हैं, लेकिन हाँ। उसको रीच कैसे करना है ये आपका ट्यूनर ही आपको बता सकता है। जिसने बिल्कुल। 25-40 सेटअप या 100-150 सेटअप बनाए हैं, ही वुड नो बेटर कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, आप चाहते क्या हो, ये आप सिर्फ उसको ये बताओ। लेकिन लोग पहले सामान मंगा लेते हैं, फिर एक ट्यूनर हायर कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये तो अजीब सी चीज हो गई, ये खराब हो गई, ये क्यों हो गया। यार, आपकी बेसिक रेसिपी ही मेरे दोस्त खराब थी। आप पुलाव बनाना चाहते थे, आप बिरयानी का सामान ले लेंगे तो ना पुलाव बनेगा ना बिरयानी बनेगी। डॉक्टर साहब, यही मैं लोगों को भी, जो कोई दोस्त यार आजकल भी पूछते हैं ना कि यार हम बिल्ड करें क्या करें, मैं कहता हूँ यार पहले मुझे अपना बजट और अपने गोल्स बता दो। यार डेली ड्राइवर है, वीकेंड ड्राइवर है, या साल में एक दफा ड्रैग पे निकलना है, 10 लाख बजट है या 1 करोड़ बजट है? क्योंकि लोग सोचते कुछ है, वो शुरू होते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हमने ये नहीं ये करना है, फिर वो कहते हैं ये नहीं ये करना है, और उसमें फिर ना वो गाड़ी कभी चलती है, उनका शौक भी उतर जाता है। और वो चीजें 4-4 दफा आप लेते हो, एब्सोल्युटली। फिर लॉस पे आप चीजें बेचते हो। और मैक्सिमम पाकिस्तान, और फिर आपको कोई खूबसूरत सा वर्कशॉप वाला बंदा मिला होता है जो आपको मिसगाइड करता रहता है, और एंड ऑफ द डे फिर आप नहीं, अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द डे बहुत लोगों के शौक उतर गए हैं कि यार ये तो 4G63 बकवास इंजन है, तो इंजन चलता ही नहीं है यार, ईवो तो एक वेस्ट ऑफ मनी गाड़ी है। मैं कहता हूँ यार हमने पूरी जिंदगी ईवो चलाई, इतनी अच्छी गाड़ी है इस पावर इस बजट में, और यार ईवो तो चलती ही नहीं है, इसका तो इंजन ही इतना कमजोर है। फिर मैं कहता हूँ मैं क्या बोलूँ। तो ईवो इज खैर, रफ माय फ्रेंड। हाँ, तो ईवो डॉक्टर साहब बस वो एक वो कल्ट है पूरा जो अभी तक चल रहा है, और इस पावर इस बजट में इतनी ट्यूनेबल गाड़ी आई डोंट थिंक कोई है। मतलब ऑब्वियसली आपकी भी और मेरी भी शायद जीटीआर फेवरेट गाड़ी हो टू कम आउट ऑफ जापान, बट जीटीआर आपको पता है उसके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जिसपे कभी फिर बात करेंगे, टॉक करेंगे। बट वो जब वो बहुत खूबसूरत लड़की होती है तो उसके इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो फिर अगर आप रेडी है संभालने के लिए तो वो कर सकते। ईवो एक वफादार वो है, बीवी गर्लफ्रेंड जो आपको लेट डाउन नहीं करती है। बिल्कुल, हाँ। एब्सोल्युटली। हाउस तो वाइफ। हाँ सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट। तो इंशाल्लाह अगर मजा आया तो फिर 2-4 और टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे करेंगे, लोगों से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। चलें, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ। थैंक यू, सी यू, हाफिज। हाफिज हाफिज।